गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका SVM ऑनलाइन क्लास में। हम 8 क्लास की जो सोशल साइंस है उसकी बात कर रहे थे और हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया था। दूसरे लेसन के अंतर्गत हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था कि कंपनी किस प्रकार भारत में आती है, व्यापार करना शुरू कर देती हैं और व्यापार के साथ में यहाँ के जो राजा महाराज हैं उनके बीच में हस्तक्षेप करना, उनके बीच में टांग अड़ाने का काम शुरू कर देती हैं। अपने शुरुआती दौर में ये पढ़ा था कि जो कंपनी है वो बंगाल के अंतर्गत किस प्रकार अपना अधिकार, अपनी सत्ता स्थापित करती हैं, वहाँ के नवाबों को हराकर अपने कठपुतली के नवाबों को वहाँ पर नियुक्त करती हैं और अपने व्यापार को किस तरीके से बढ़ाती हैं। लेकिन अपने ये देखा था कि जो कंपनी के साथ में और नवाबों के बीच में जो संबंध थे दरअसल सही संबंध नहीं थे। नवाब की इच्छा थी कि हम बंगाल के अंदर अधिक से अधिक अपने व्यापार को बढ़ाकर खूब धन दौलत कमाएं। लेकिन जो नवाब है उनको काफ़ी नुकसान हुआ इससे। उनको ये नुकसान हुआ कि पहले जब कंपनी को धन देना पड़ता था, कर देना पड़ता था नवाबों को, कंपनी ने वो देना बंद कर दिया। साथ साथ में कंपनी राजनीतिक रूप से टांग अड़ाना, शुल्क नहीं देना, अपनी आबादी बढ़ाना, किलेबंदी करना, खुद के सिक्के डालना आदि काम शुरू कर दिए थे। इससे नवाबों को ये लगने लग गया कि ये कंपनी धीरे धीरे यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर रही है। लेकिन जब प्लासी का युद्ध हुआ तो कंपनी ने प्लासी के युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला को हरा दिया। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, कंपनी मतलब अंग्रेज़ों के और सिराजुद्दौला के बीच में, तो उसमें सिराजुद्दौला हार गया। बंगाल का जो नवाब था वो हार गया। उसके बाद में कंपनी खुद नवाब नहीं बनी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का उद्देश्य नहीं था कि वो बंगाल के अंदर नवाब बनकर यहाँ पर राज व्यवस्था चलाए, शासन चलाए। कंपनी का एक मेन जो उद्देश्य था कि वो कंपनी क्या करे, यहाँ पर अधिक से अधिक धन कमाए और व्यापार को बढ़ाए। इसलिए उसने बंगाल के अंदर कठपुतली नवाबों को बैठाया, मीर जाफर को बैठाया। फिर वो नहीं मानने लगे तो फिर मीर कासिम को बैठाया और मीर कासिम के साथ में बक्सर का युद्ध हुआ। फिर मीर जाफर को बैठाया, उसको 5 लाख रुपए देने के लिए बाध्य किया गया। अब जब कंपनी को लगा कि जब हम कठपुतली नवाब बना रहे हैं तो वो हमारी शर्तें नहीं मान रहे हैं, थोड़े समय बाद हमारे विरोध में वो खड़े हो जाते हैं, तो वो कंपनी को लगा कि अब हमें बंगाल का नवाब बनना पड़ेगा ताकि हम जितने भी अधिकार हैं यहाँ पर चलाने के लिए, शासन व्यवस्था के साथ साथ में हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो हमको कोई रोक नहीं सके। और यहाँ तक कि जो मुग़ल सुल्तान थे उन्होंने कंपनी को दीवान भी बंगाल की घोषित कर दिया कि कंपनी अब बंगाल के दीवान है। अब जब कंपनी के पास में इतना बड़ा अधिकार आ गया तो भारतीय संसाधनों का वो प्रयोग करने लग गए, उनके पास में वो दीवान बन गए। धन दौलत के ऊपर नियम कानून इतने ज़्यादा उनको अधिकार मिल गए कि अब उनको अपने व्यापार को बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता था। और फिर किस प्रकार वो भारत के अंदर नवाब या नबोब बन बैठे। तो जो दूसरा लेसन है उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, उससे पहले हमने बात करी थी। आज की वीडियो का जो पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कंपनी के अफसर नबोब बन बैठे। हमें इस टॉपिक के माध्यम से इस पूरे वीडियो में ये समझना है कि कंपनी के जो अफसर थे वो किस प्रकार नवाब बन बैठे। नबोब, देखो नबोब शब्द नवाब से बना है। अंग्रेज नवाब नहीं बोल पाते थे, नवाब का अंग्रेज नबोब के रूप में यूज करते थे। जो नवाब शब्द हैं, नवाब का मतलब समझ गए ना। नवाब का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदू धर्म के अंदर किसी रियासत का जो मालिक है, राजा है, तो वो राजा होता भाई, किसी रियासत पर शासन कर रहा है हिंदू धर्म का व्यक्ति तो उसको राजा कहते हैं। और किसी जगह पर रियासत के अंदर कोई अगर मुस्लिम व्यक्ति वहाँ पर शासन कर रहा है तो उसको नवाब कहते हैं।
ठीक है। तो बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला वगैरह सब मुस्लिम थे, तो उनको नवाब कहा जाता था। अब जब उनको युद्धों के अंदर हराया, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के अंदर, तो अंग्रेज़ों को लगा कि हम खुद नवाब बन बैठे, और वो बने ताकि उनके पास में सारे अधिकार आ जाए, उनको व्यापार करने से कोई रोक नहीं सके। तो अपने इस पूरे वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे कि अंग्रेज़ के जो अफसर थे, इंग्लैंड या कंपनी के जो अफसर थे, वो किस प्रकार नवाब या नवाब बन बैठे, वो अपन समझेंगे। अब देखो लिखा है पहला पॉइंट, प्लासी के युद्ध के बाद असली नवाब से तोहफे के बाद भी। अब जब प्लासी का युद्ध खत्म हो गया, कब हुआ युद्ध, कब हुआ ये भी ध्यान रखना है। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ। किसके मध्य हुआ? अंग्रेज़ों के मध्य। या अंग्रेज़ों के मध्य का मतलब ये हो गया कि अंग्रेज़ अधिकारी था, इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो मद्रास से आया था बाद में। और सिराजुद्दौला की क्या हो गई, इसमें हार हुई। जैसी सिराजुद्दौला की हार हुई, प्लासी का युद्ध हुआ, तो अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध के बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया, जो बंगाल का नवाब था और अंग्रेज़ों का विरोधी था। अब जब बंगाल के इस नवाब को अंग्रेज़ों ने मार दिया, तो अंग्रेज़ खुद नवाब नहीं बैठे, वो किसी और को बैठाया नवाब के पद पर, और उन्होंने मीर जाफ़र को बैठाया। अब जब मीर जाफ़र को बैठाया, तो वो क्या है, अंग्रेज़ों की कठपुतली राजा या नवाब है, क्योंकि मीर जाफ़र किसकी सहायता से नवाब बैठा है, नवाब बन गया अंग्रेज़ों की सहायता से। अब अंग्रेज़ों ने जिस व्यक्ति को नवाब बनाया है, अब उसको कैसे भी नचा सकते हैं, उसको अंग्रेज़ कैसे भी कहने के लिए, काम करने के लिए बोल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ उन नवाबों को बाध्य करते थे। अंग्रेज़ नवाबों से तोहफे मांगते थे कि हमने आपको नवाब बनाया है, आप अंग्रेज़ जो अफसर है उनको समय समय पर तोहफे दो, उनको धन दो, उनको पैसा दो, ज़मीन दो। तो अंग्रेज़ों को ये लगने लग गया कि जो हमने नवाब बनाया है उसको हम कैसे यूज़ करें, कैसे अधिक से अधिक धन कमाएं। ठीक है। तो जब प्लासी का युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद में जो भी नवाब बने, जो अंग्रेज़ों के कठपुतली नवाब थे, उनसे अंग्रेज़ों ने अनेक धन मांगा, पैसा मांगा, तोहफे के लिए वो बाध्य करते थे। ठीक है। अब इससे तो यही है कि जब जिस व्यक्ति को नवाब बनाया है वो अंग्रेज़ों को टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा धन दे, तोहफे दे, तो उसकी जो आर्थिक और वित्तीय जो कंडीशन है, स्थिति, वो ख़राब होती जा रही थी। जो नवाब लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला होना चाहिए, वो नवाब अब अंग्रेज़ों की बात मानने वाला एक कठपुतली नवाब है। अब जब वो नवाब कठपुतली नवाब हैं, तो अब वो उसके पास में वो सारे अधिकार नहीं हैं, वो खुलकर लोगों की भलाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ उसको रोकते थे। उसके बाद जो भी राजस्व वसूली के रूप में जो भी धन आता था, अब उनमें से ज़्यादा खर्च अंग्रेज़ों के ऊपर हो जाता था। तो इसलिए वो बाध्य करते थे तोहफों के लिए, ज़मीन के लिए, पैसों के लिए, सेना के लिए। तो नवाब जनता की भलाई के लिए काम नहीं करते, तो जनता को काफ़ी दुख होता था। अब देखो इस प्रकार से जो नवाब थे, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के अंदर किस प्रकार सिराजुद्दौला को हराया, और वो भारत के अंदर 2 बार गवर्नर बना, तो उसने खूब सारा धन कमाया, बहुत सारे पैसे कमाए। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है रॉबर्ट क्लाइव का, तो वो बात करते हैं अपन। 1743 ईस्वी के अंदर जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास आया, उसको मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो 1743 ईस्वी के अंतर्गत इंग्लैंड से रॉबर्ट क्लाइव कहाँ आया, मद्रास आया। तब कहते हैं कि उसकी उम्र 18 वर्ष थी। जो रॉबर्ट क्लाइव है, इंग्लैंड से वो मद्रास आया, तब उसकी उम्र थी 18 वर्ष। और 1767 तक 2 बार गवर्नर बनने के बाद 43 से लगाकर 67 तक, 67 तक वो भारत के अंदर 2 बार गवर्नर बना। ठीक है। और उनके बीच में जब 2 बार वो गवर्नर बन गए, और लास्ट में 1967 के अंदर वो यहाँ से रवाना हुआ वापस अपने देश, अपने इंग्लैंड के अंदर जाने के लिए भारत से। तब उसके पास इतनी दौलत थी, और कहते हैं कि उसके पास में
उस समय इतनी दौलत थी कि जो 4,11,02 पाउंड के बराबर थी। जो इंग्लैंड के अंदर जो रुपया चलता है, जो मुद्रा चलती है, उसकी बात की है। मतलब जो रॉबर्ट क्लाइव है, जब भारत से वापस अपने देश इंग्लैंड में जा रहा था, आया तब 18 वर्ष उसकी उम्र थी, खाली हाथ आया था और जाते समय उसके पास इतनी धन संपदा कहाँ से आई? उन्होंने बंगाल के नवाबों से ली, तोहफों के रूप में ली। इसलिए यहाँ जो ब्रिटिश अफसर थे वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध बनाना चाहते हैं। वो अफसर अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहते थे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि जब जाते समय इसके पास इतना धन था। दरअसल जब रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार गवर्नर बनाया तो उसको किस काम के लिए बनाया था? कंपनी के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। जब रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार गवर्नर बनाया तो क्यों बनाया? उसको नियुक्त किया गया तो उसका दूसरा कार्यकाल था, उसके अंतर्गत उसको ये काम था कि कंपनी में जो अफसर है वो अधिक से अधिक क्या है? भ्रष्टाचारी है। तो दूसरे कार्यकाल में रॉबर्ट क्लाइव को भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कंपनी में बनाया गया, उसको नियुक्त किया गया। लेकिन उल्टा हुआ, जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाया वो खुद भ्रष्टाचारी था। खुद क्या था? भ्रष्टाचारी था। उस पर भ्रष्टाचारी के आरोप भी लगे हैं। उस पर क्या लगे हैं? भ्रष्टाचारी के आरोप लगे हैं। जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार खत्म करना था वो खुद भ्रष्टाचारी था और उस पर इतने सारे आरोप लगे हैं कि उसको ब्रिटिश संसद में अपनी सफाई देनी पड़ी। जब उसने ब्रिटिश संसद में अपनी सफाई दी, बरी भी हो गया कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि उस पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। उसने देश के अंदर, भारत के अंदर भ्रष्टाचार से इतने सारे पैसे कमाए, कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार किया उसने। खैर आगे बढ़ते हैं। तो उसको जो कार्यकाल सौंपा था, दूसरा कार्यकाल, वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। और 1772 के अंदर लगभग 5 साल बाद यहाँ से निकल गया भारत से इंग्लैंड। 5 साल बाद उसको जो ब्रिटिश संसद है, हाउस ऑफ कॉमन, उस संसद में उस खुद को, उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसके लिए उसको सफाई देनी पड़ी। उसको अपने आरोपों को कम करने के लिए, अपने आरोपों को गलत साबित करने के लिए अनेक सबूत और सफाई देनी पड़ी। और भ्रष्टाचार आरोप से वो बरी भी हो गया, मुक्त हो गया। लेकिन 1774 में सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली। तो ये रॉबर्ट क्लाइव की एक तरह से जानकारी थी कि किस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव भारत के अंदर धन दौलत कमाकर भारत से इतने सारे पैसे लेकर अपने देश चला। जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए सौंपा वो काम के अंदर खुद सगला था, भ्रष्टाचार को उसको ख़त्म करना था, लेकिन खुद भ्रष्टाचारी था। ठीक है, लेकिन अपनी ये बात समझे कि क्या कंपनी के सारे अफसर भ्रष्टाचारी थे? जो कंपनी थी उसमें इतने सारे अफसर थे, सारे भ्रष्टाचारी थे? नहीं, उसमें से साधारण परिवार के भी लोग थे जो ये चाहते हैं कि बस हम भारत के अंदर आए, यहाँ जितना धन मिल रहा है उस धन को ले और धन इकट्ठा करने के बाद में वापस अपने देश जाए और आलीशान जीवन जिए। सारे भ्रष्टाचारी नहीं थे, भ्रष्टाचारी भी थे कंपनी में बहुत सारे अफसर, लेकिन सारे नहीं थे। उसमें से अधिकतर ऐसे थे जो साधारण परिवार से आते थे, इंग्लैंड से साधारण परिवार से यहाँ पर आए थे और उनकी इच्छा थी कि हम बस जितना धन हो उतना धन यहाँ पर इकट्ठा करें और अपने देश वापस लौटे और वहाँ पर आलीशान जीवन जिए। लेकिन अधिकतर जा नहीं पाते थे, बीमारी की वजह से और यहाँ के वातावरण की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी, वो कम उम्र में ही मर जाते थे। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ से गया है अपने देश, यहाँ से धन लेकर, और वो आलीशान जीवन जी रहा है, तो वहाँ के लोग उसको अलग नज़रिए से देखते थे कि ये भारत में रहकर आया है, इंडिया में रहकर आया, ये अवसर था इंडिया के अंदर, इसके पास इतना धन होगा, उसने भारत के धन का यूज़ किया है, ये हमसे सबसे अलग व्यक्ति हैं, इसके पास खूब धन है,
कि रातों रात अमीर बन गया है। तो वहाँ के लोग उस व्यक्ति को, जो भारत से अपने वापस देश गया है, यहाँ से धन लेकर गया है, यहाँ अफसर के रूप में काम करता था, कंपनी में काम करता था, वहाँ के लोग उसको नबोब कहते थे। वहाँ के लोग उसको क्या कहते थे? नबोब। ठीक है। तो उन्हीं व्यक्ति को जो धन लेकर गए हैं, वहाँ के लोग उसको क्या बोलते थे? नबोब। नबोब का मतलब होता है नवाब। दरअसल अंग्रेजों को नवाब बोलना नहीं आता था, वहाँ के लोग नवाब बोल नहीं पाते, इसलिए वो नवाब शब्द को नबोब कहते थे। जो व्यक्ति यहाँ से गए हैं वो वहाँ के लोग उसको नवाब के रूप में नबोब कहते थे। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे हैं, नबोब बने हैं। नबोब कैसे बन गया समझ में आ गया होगा कि जब वो यहाँ से धन कमाकर भारत के अंदर वो अपने वापस देश में गए हैं, तो वहाँ के लोग उसको क्या कहते थे? उन अफसरों को या अधिकारी को नबोब कहते थे। तो ये टॉपिक था। तो आप लिख सकते हो जब भी आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए कि किस प्रकार कंपनी के अफसर नबोब बन बैठे, तो आप सारी बात लिख सकते हो कि यहाँ से धन कमाकर, यहाँ से पैसा लेकर वो अपने देश गए, वहाँ के लोग उनको रातों रात अमीर के रूप में देखते थे और उनको वहाँ के लोग नबोब कहते थे। अगली जो हेडिंग है, कंपनी का फैलता शासन। कंपनी का फैलता शासन। अब देखो कंपनी का फैलता शासन 1757 से 1857, 100 साल। 1757 से लगाकर 1857, ये जो 100 साल है। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1857 के अंदर क्रांति, इन 100 साल के बीच में कंपनी ने किसी भी रियासत पर अचानक हमला नहीं किया। अब अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि कंपनी का फैलता शासन। कंपनी ने अपने शासन व्यवस्था को कैसे फैलाया? क्या उस कंपनी ने अधिक से अधिक सैनिक इकट्ठे करके, सैनिक शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर, क्या किसी रियासत पर आक्रमण करके वहाँ खुद राजा बने या नवाब बने हैं? क्या नहीं। कंपनी के जो अफसर थे या जो कंपनी थी, वो किसी भी रियासत के ऊपर अधिकार नहीं करते, उसके ऊपर तुरंत आक्रमण नहीं करते कि बस कंपनी की इच्छा हो गई कि इस रियासत के ऊपर अपना अधिकार होना चाहिए और वहाँ पर उसने आक्रमण कर लिया, वहाँ के राजा को मार दिया, नवाब को मार दिया है और खुद नवाब बन बैठे या राजा बन बैठे हैं। कंपनी ने ऐसा कभी नहीं किया है। इन 100 सालों के मध्य, इन 100 सालों के मध्य 1757 से 1857 के बीच कंपनी ने किसी भी रियासत पर अचानक आक्रमण नहीं किया, उसको अधिग्रहण उस पर नहीं किया है, अतिक्रमण जिसको कह सकते हैं वो नहीं किया उसने। हाँ, जिस किसी भी रियासत को अपने अंडर में लिया है, उसका अधिग्रहण किया है, तो पहले उसने कई साधनों का प्रयोग किया है। जैसे मान लो कोई रियासत है, कंपनी ने उस रियासत से संधि की, मतलब संधि का मतलब ये हो गया उस रियासत से बात की कि भी हम आपकी रियासत में व्यापार करना चाहते हैं। उस रियासत वालों ने मना कर दिया, नहीं हम आपको यहाँ व्यापार करने नहीं देंगे। तो कंपनी ने उस पर सीधा आक्रमण नहीं किया, कंपनी ने उनको राजनीतिक रूप से समझाया, हर तरीके से समझाया। कंपनी ने उनको आर्थिक कंडीशन समझाया, उनको कहा कि हम आपको इतना यहाँ पर महीने महीने इतने आपको पेंशन देंगे, इतना आपको कमीशन देंगे। राजनीतिक रूप से समझाया, उनको कूटनीतिक साधनों से भी समझाया। अंग्रेजों ने कूटनीतिक अपनाई, राजनीतिक, आर्थिक, हर तरीक़ों से उन्होंने साधनों का प्रयोग करके रियासत को अपने अंडर में लेना चाहा, अधिकरण की करने की इच्छा की उनकी। लेकिन जब वो रियासत नहीं मानती थी तो फिर उस पर आक्रमण करना पड़ता और अधिकरण करना पड़ता। सीधा आक्रमण नहीं किया अंग्रेजों ने उस रियासत वालों को समझाया, राजाओं को समझाया कि आप समझो हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। राजाओं ने मना किया, हर तरीक़ों से समझाया कि हम आपको पेंशन देंगे, आपको कमीशन देंगे, हमको अधिकार दे दो, हम व्यापार करना चाहते हैं। राजा तब भी नहीं माने, उनको राजनीतिक रूप से समझाया, तब भी नहीं समझे। उनको कूटनीतिक साधनों का प्रयोग करके हुए अंदर से अंदर लोगों को समझाकर तो भी नहीं समझे। तो फिर अंग्रेजों को लगा कि हम अपनी यहाँ सैन्य शक्ति का प्रयोग करके अधिकरण करेंगे, और ऐसे अधिकरण भी किए। और जब बक्सर की लड़ाई हुई उसके बाद में कंपनी ने
जो रियासत उनके अंडर में थी वहाँ रेजिडेंट का प्रयोग, रेजिडेंट नियुक्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आप के उस रियासत में खुद के रेजिडेंट रखे। कब? बक्सर की लड़ाई। तो पता होने से बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 के अंदर। जब बक्सर की लड़ाई हो गई थी और कंपनी के अंडर में जो रियासत थे, उन रियासतों में कंपनी ने अपने खुद के रेजिडेंट नियुक्त किए। रेजिडेंट का मतलब होता है कि वे व्यक्ति जो अंग्रेज़ों का क्या करते हैं? व्यावसायिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनी ने उस रियासत में अपने राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के रूप में रेजिडेंट तैनात किए उस रियासत के अंदर। मतलब राजा के पास में एक अंग्रेज अधिकारी रहेगा जिसको रेजिडेंट कहा जाता था। उस रेजिडेंट का, उस अंग्रेज अधिकारी का क्या काम था कि वो कंपनी के भलाई की बात राजा से करे, वो कंपनी और राजा के बीच में सही संबंधों को रखे, वो कंपनी की बातों को राजा तक पहुंचाए और राजा की बातों को वो कंपनी तक पहुंचाए। कंपनी की भलाई के लिए, कंपनी के हित के लिए इन रेजिडेंटों को राजाओं के जो रियासत थी उनके अंतर्गत उनको तैनात किया गया। वो चाहे राजनीतिक कारण हो या व्यावसायिक रूप से, व्यापार के दौर में या राजनीतिक रूप में। इससे क्या हुआ? इससे ये होने लग गया कि अब कंपनी किसी भी रियासत के अंतर्गत जो राजा हैं, उन राजाओं के जो आपसी संबंध हैं, उस राजाओं की जो खुद के निजी काम है, उसमें अब कंपनी टांग अड़ाने लग गई। राजा के जो खुद के निर्देश थे, राजा को क्या करना है, राजा क्या करने जा रहा है, उसमें अब अंग्रेज टांग अड़ाने लग गए। अंग्रेज अपनी खुद की सलाह देने लग गए कि राजा साहब अब आप ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, आप इस प्रकार